पुनः फिर ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में अपनी पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं और उनका सेशन 2022 टू 2023 है। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले इंग्लिश के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से भी आएंगे। उसमें आपको 12 क्वेश्चंस दिए गए रहेंगे, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। और आपको इससे पीछे वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक की चर्चा कर दिया था। अब इसमें 5 के बाद जो कुछ क्वेश्चंस बचे पड़े हैं उसकी चर्चा इस वीडियो में करूँगा, प्लीज़ आप उसे भी देखें। अब मैं थोड़ा सा पेज को मैं खिसकाते चलता हूँ, उसे भी आप देखते चलें। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 6 है आप उसे देखें। यहाँ जो दिया गया है, शुभम शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विथ लीला अबाउट हिज होमवर्क रिपोर्ट लीलाज क्वेश्चन। कहता है क्या कि शुभम ने कुछ इन्फॉर्मेशन लीला के साथ अपने होमवर्क के बारे में शेयर किए और लीलाज के क्वेश्चन को आपको रिपोर्ट करना है। मतलब क्या है कि इससे रिपोर्टेड स्पीच के पूरे रूल को आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। और कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ छुपा पड़ा है। मतलब क्या है कि रिपोर्ट राइटिंग में जब आप देखेंगे इस क्वेश्चन के मुताबिक, तो अभी आप क्या देखेंगे कि इसमें कहने का मतलब क्या है कि लीलाज सेड, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस आपका बंद है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, फिर आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन और इन्वर्टेड कॉमास से फिर इसे आप बंद करें। तो इसको जब बना के ले जाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो सोचने वाली बात है कि लीला ने क्वेश्चन ही पूछी होगी, इससे शुभम से। क्लियर? तो लीला क्वेश्चन आप इसके आंसर के तौर पे लिखेंगे, लीला क्वेश्चन। अब सेंटेंस आपको देखना है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का है वो आपको यस नो क्वेश्चन में है। तो यस नो क्वेश्चन में है तो इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। आप यहाँ इफ़ लिखें, इफ़ और सेकेंड पर्सन फिर ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया इसके लिए? शुभम। लीला इसके लिए सब्जेक्ट, तो शुभम इसके लिए ऑब्जेक्ट। तो उसके शुभम के लिए हम क्या लगाएंगे? ही वर्ड लगाएंगे, क्योंकि यू भी एक प्रोनाउन है, उस रूप से पर्सनल प्रोनाउन है, तो उसी रूप से शुभम के लिए भी हमें पर्सनल प्रोनाउन को ही यूज़ करना होगा। तो शुभम के लिए हम क्या लगाएंगे? ही। और ये हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क जो सेंटेंस देख रहे हैं ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और ये याद रहे कि जब भी आप अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाते हैं तो किसी भी सिचुएशन में आपका सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के बाद असर्टिव सेंटेंस में ही रहेगा। वो सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव में ना छोड़ें। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? तो ही के बाद हम क्या लगाएंगे? हैड। ही हैड कंप्लीटेड योर, तो फिर सेकेंड पर्सन फिर ऑब्जेक्ट के मुताबिक शुभम। शुभम के लिए ही लगाए थे, और जिस प्रकार यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर है उसी प्रकार ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज होगा। तो हम क्या लिखेंगे? तो जब अगर आंसर के तौर पे लिखेंगे तो हमें क्या लिखना होगा कि लीला क्वेश्चनड इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। होमवर्क में कोई वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो आंसर के तौर पे क्या हो गया? लीला क्वेश्चनड इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। कहता है क्या कि कार्तिक हैज read a book titled The Ashes of the Prey, a thriller about a lawyer Dash runs into a lot of trouble after an accident। सोचने वाली बात है, ऑप्शन में दिया है which, whom, who और whose। तो आपको पता होना चाहिए कि which का यूज़ तो हम तब करेंगे जब उसके पहले कोई नॉन लिविंग बींग रहेगा। उसके बाद whom है, whom के बारे में जब आप अगर पढ़े होंगे तो whom का मतलब होता है किससे। यहाँ पे उसका भी सेंस यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। हु, हाँ, जो आप लगा सकते हैं। कहता है क्या कि कार्तिक ने एक बुक का टाइटल के रूप में क्या लिखा, क्या लिखे हैं उन्होंने? द एसेस ऑफ द प्रे, जो कि एक प्रकार की थ्रिलर है। किसके बारे में? तो एक लॉयर के बारे में जो एक एक्सीडेंट के बाद बहुत सारी कठिनाइयों में वो प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए अभी आप यहाँ हु लिखें, अबाउट अ लॉयर हु रन्स इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल आफ्टर एन एक्सीडेंट। सही आंसर के तौर पे क्या हो गया? सी। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन कविता एंड
मैत्रेयी बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। कहता है क्या कि ये डायलॉग को रिपोर्ट करें, किसके बीच में बातचीत हो रही है, ये कविता एंड मैत्रेयी के बीच में, और जो खाली जगह है उससे आप भरें। कोकिला, और ये दिमाग में रखें कि ये जो कोकिला के बाद जो सिंबल है उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं कॉलन। और कॉलन का पहला का जो पार्ट है, कॉलन से पहले का जो पार्ट है उसे आप समझे रिपोर्टिंग स्पीच, और कॉलन के जस्ट बाद वाला जो पार्ट है उसे समझे आप रिपोर्टेड स्पीच। और ये जितना भी सारा कोकिला और मैत्रेयी दोनों का जो स्टेटमेंट जो लिखा पड़ा है, ये एक प्रकार का क्या होता है, तो ये सारे फॉर्म डायरेक्ट स्पीच में होते हैं और आंसर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में देना होता है। अब कोकिला का जो स्टेटमेंट है, मैत्रेयी माई न्यू ड्रेस इज़ वेरी प्रिटी, मैत्रेयी का है विल यू शो इट टू मी। कोकिला ने कही क्या कि मैत्रेयी कि मेरा जो न्यू ड्रेस है वो बहुत ही सुंदर है। मैत्रेयी ने फिर कही विल यू शो इट टू मी, क्या तुम इसे मुझे दिखाओगी। मतलब क्या कि कोकिला उसे बोली, तो कोकिला टोल्ड हर फ्रेंड मैत्रेयी, किसको बोली, तो अपनी फ्रेंड मैत्रेयी को बोली दैट हर न्यू ड्रेस वॉज वेरी प्रिटी, क्योंकि सेंटेंस आपका माई न्यू ड्रेस इज़ वेरी प्रिटी किसमें है, तो असर्टिव सेंटेंस में है। तो इस रूप में इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार माई, सब्जेक्ट कोकिला, तो कोकिला लड़की के रूप में इसे दिया गया है, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, हर, क्योंकि आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई। उसी प्रकार कोकिला के लिए सी, तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर। न्यू ड्रेस, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, इज है, इस प्रेजेंट में चल रहा है तो उसके लिए पास्ट ले जाएं, इसके साथ वॉज लगाएं, क्योंकि ये रूल कहता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के लिए। वेरी प्रिटी, इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद फिर मैत्रेयी क्या करी होगी, तो मैत्रेयी क्वेश्चन ही तो पूछेगी, तो मैत्रेयी आस्क्ड, आस्क लगा दिया। इसके बाद सेंटेंस अभी आप देख रहे हैं कि जो दिया गया जो क्वेश्चन है उसमें सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाते हैं तो सेंटेंस आपका असर्टिव मोड में ही रहेगा। और यह भी देख रहे हैं कि यस नो क्वेश्चन का सेंटेंस है, तो इस रूप में आप इफ़ का यूज़ करें, और जब इसको आप ले जाएंगे असर्टिव मोड में तो सेंटेंस आपको लिखना होगा रफ के तौर पे, यू विल शो इट टू मी। मतलब क्या है कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट कोकिला, क्योंकि मैत्रेयी का ऑब्जेक्ट कोकिला, तो कोकिला का ऑब्जेक्ट मैत्रेयी, तो यहाँ अभी मैत्रेयी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कोकिला, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि यू यहाँ प्रोनाउन के फॉर्म में पर्सनल प्रोनाउन है, उसी रूप में कोकिला के लिए हम कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, तो सी, क्या यूज़ कर सकते हैं, सी। और यहाँ विल है, तो विल के लिए हम क्या लगाएंगे, वुड, सी विल, सी के साथ विल लगता, तो इसके साथ हम विल की जगह पर वुड लगाएंगे, सी वुड सो इट, इट तो थर्ड पर्सन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इट टू, फिर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार मैत्रेयी, फिर यहाँ आई थिंक लड़की ही है, तो लड़की है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, टू मी लिखा पड़ा है, तो मी फर्स्ट पर्सन का आई जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस है, उसी प्रकार मैत्रेयी के लिए सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इसका आंसर बनाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, सी वुड सो इट टू हर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर ऐसा किस लिए लगाया गया है। I can identify the error in this sentence from a research on Keats and supply the correction। कहता है क्या कि आप इसमें गलत को आइडेंटिफाई करें जो सेंटेंस इसमें दिया गया है, जो कि एक ऑन किड्स बोले तो बच्चे के ऊपर एक रिसर्च है उससे लिया गया है, और जहाँ पे करेक्शन का जो जगह दिया गया है उसे उसमें क्या सही होगा उसे भी आप इसे लिखें। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, रिसर्च के अनुसार चिल्ड्रेन विथ कंसर्न पेरेंट्स आर मोर एफिशिएंट। कहने का मतलब क्या है कि जो माता पिता होते हैं वो माता पिता जो अगर बच्चे के प्रति उनका अगर संबंध ठीक रहता है, वो अगर संबंधित उनका व्यवहार ठीक रहता है तो बहुत ज़्यादा ही प्रभावशाली होता है। एफिशिएंट मतलब प्रभावशाली। और इस रूप से अब क्या लगाएंगे, चिल्ड्रेन विथ, यहाँ विथ ना होकर यहाँ पर ऑफ लगाएं, चिल्ड्रेन ऑफ कंसर्न पेरेंट्स। कंसर्न पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो
बहुत ज़्यादा ही क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रभावशाली होते हैं, बहुत ही दक्ष होते हैं, बहुत ही कुशल होते हैं, बहुत ही सक्षम होते हैं, ये आप कह सकते हैं। तो इस रूप में यूज़ द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रिस्पॉन्स, और इसमें जो दिए गए जो फॉर्मेट है उसे भी आप यूज़ करें अपने रिस्पॉन्स के लिए। तो एरर की जगह पर आप विथ लिखें, करेक्शन की जगह पे आप ऑफ लगाएं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस इंफॉर्मेशन अबाउट वांगला फेस्टिवल। कहता है क्या, खाली जगहों को भरें सही ऑप्शन को चुनकर, और इस इंफॉर्मेशन जो वांगला फेस्टिवल के बारे में है इसे आप कंप्लीट करें। द वांगला इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल फॉर द गारो इन मेघालय, असम एंड नागालैंड। कहता है ये जो वांगला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, किसके लिए, तो गारो जो मेघालय में है या असम में है या नागालैंड में है। इट इज़ अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये क्या है, तो ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। डैश द एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो एग्रीकल्चरल ईयर के लास्ट में, एंड में। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द 100 ड्रम्स फेस्टिवल, और ये इसको एक और नामों से जाना जाता है जो ये पॉपुलर है, ये इसका नाम क्या है, दी 100 ड्रम्स फेस्टिवल। तो इस रूप में अभी आप देख रहे हैं कि इसे मनाया जाता है, तो इसके लिए हम क्या, तो इसे पैसिव वॉइस के फॉर्म में लिखें, तो इट इज़ अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क। ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो इस रूप में अभी आप लगाएं कि सेलिब्रेटेड टू मार्क। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन रवि एंड शेखर। कहता है क्या कि सही ऑप्शन के साथ सेलेक्ट करते हुए, और ये जो रवि एंड शेखर के बीच का जो डायलॉग का जो नरेशन है, जो कथन है, इसे आप कंप्लीट करें। रवि, व्हाट अ कोल्ड डे इट इज़, आई थिंक दिस मस्ट बी द कोल्डेस्ट डे ऑफ द सीजन। रवि ने कहा कि वाह क्या कोल्ड डे है, आई थिंक इस सीज़न का ये सबसे कोल्डेस्ट डे होना चाहिए या होगा। शेखर, आई डोंट माइंड द कोल्ड, इट इज़ द समर दैट बोदर्स मी। शेखर ने कहा कि कोई बात नहीं, इतनी ठंड को मैं माइंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इट इज़ द समर दैट बोदर्स मी, यह वही समर है जो मुझे कष्ट पहुँचाता है, जो मुझे परेशान करता है। तो राम एक्सप्लेन्ड दैट इट वॉज a very cold day and was positive that it must be the coldest day of the season। राम ने एक्सप्लेन किया, हालांकि यहाँ पर राम की जगह रवि भी आप कर सकते हैं। रवि एक्सप्लेन दैट इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे एंड वॉज पॉजिटिव दैट इट मस्ट बी द कोल्डेस्ट डे ऑफ द सीजन। रवि ने एक्सप्लेन किया क्या कि ये बहुत ही ठंडा दिन है और ये बहुत ही पॉजिटिव था, इस रूप से उसने बोलता हुआ कि इस सीज़न का सबसे कोल्डेस्ट डे होगा या होना चाहिए। फिर उसके बाद शेखर की जगह पर फिर इसमें श्याम दिया है, तो श्याम की जगह पर आप शेखर लिखें, तो शेखर या समझिए उसे, तो शेखर रिप्लाइड दैट, शेखर ने फिर उसे जवाब के रूप में कह दिया आई डोंट माइंड द कोल्ड। तो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट है और सेंटेंस आपका असर्टिव मोड में है, इसलिए आप दैट लगाएं, क्योंकि आपके यहाँ दिया भी गया है दैट, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई, तो शेखर के लिए आप ही माने, क्योंकि शेखर आई थिंक लड़का ही है, इस रूप से ही, और सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है आई डोंट माइंड द कोल्ड, तो ही के साथ आप डिडंट का यूज़ करें, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, ही डिडंट माइंड द कोल्ड, और बाकी बात इसको एज इट इज इसे छोड़ दें, क्योंकि यही इसका इसमें ऑलरेडी पहले से लिख दिया गया है। एंड फर्दर एडेड दैट इट वाज समर दैट बोदर्ड हिम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 फिर कहता है कंप्लीट द नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। कहता है लास्ट ईयर आई विजिटेड द सेम स्पॉट डैश आई वॉज नॉट राइडिंग अ साइकिल, आई सॉ दैट मेनी बिल्डिंग्स हैड बीन बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। कहने का मतलब क्या है कि पिछले साल मैं सेम स्पॉट को विजिट किया था, आई वॉज नॉट राइडिंग अ साइकिल, भले ही मैं यहाँ साइकिल भी नहीं चला पा रहा था, उसकी सवारी भी नहीं कर पा रहा था, अलग बात है। तो मैंने क्या देखा, आई सॉ दैट मेनी बिल्डिंग्स, मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स को मैंने वहाँ देखा जो गंगा के किनार पे बनाया गया था।
तो इस रूप में हम क्या लगाएंगे, एज, फॉर, इवन इफ या बट। भले ही, तो भले ही के लिए आप इसमें इवन इफ लगाएं। इवन इफ आई वॉज नॉट राइडिंग अ साइकिल, पिछले साल मैं तो इस सेम स्पॉट को मैंने विज़िट किया, भले ही मैं एक साइकिल की सवारी भी नहीं कर रहा था। तो इस रूप से आप इसमें क्या लगाएंगे, इवन इफ। तो अभी आप इस क्वेश्चन में देखिए कि 12 की चर्चा मैंने किया प्रॉपर वे में, कोशिश किया कि जहाँ तक कि हो सके मैं आपको आसानी से समझाने की। फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपका बच गया है प्लीज़ आप कमेंट करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। और आपको इस सेक्शन में 12 क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें से केवल आपको 10 क्वेश्चन का ही आंसर देने हैं, और ऐसे ही आप देखते रहें, जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि परीक्षा अब नज़दीक आ चुकी है, और कहा भी जाता है प्रैक्टिस से ही आप अच्छा कर सकते हैं। और ऐसे ही देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स अ लॉट।